हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे, गैस के नियम। उस गैस के नियम में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दो नियम पढ़ लिए हैं, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। आज जो है हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे हमारा, और वो नियम है गै-लुसाक का नियम। ठीक है, गै-लुसाक या फिर गै-लुसाक। देखो, लिखने का तरीका अलग है बस, इंग्लिश और हिंदी में। गै-लुसाक बोलते हैं इसको, गै-लुसाक रूल, और हिंदी में इसको पूरा लिखेंगे गै-लुसाक। गै-लुसाक लो कर लो इसको। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या कांस्टेंट किया था, क्या नियत किया था बच्चों? वहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर, तापमान नियत किया था। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने दाब, प्रेशर नियत किया था। अब यहाँ पर तीसरे की बारी है, मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयतन नियत करेंगे। क्या करेंगे? आयतन। ठीक है, तो देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for a fixed amount of a gas, for a fixed amount of a gas, किसी भी फिक्स्ड अमाउंट की गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर द प्रेशर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, प्रेशर is directly proportional to the absolute temperature of the gas। गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कल बताया था मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। अब अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो कैसे होगा? नियत आयतन पर, नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा की गैस के लिए किसी निश्चित मात्रा की गैस के लिए किसी निश्चित मात्रा की गैस के लिए उसका दाब, किसका? गैस का दाब, उसका दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कंटेनर में मैंने गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, और अब की बार प्रेशर जो है नीचे से लेंगे हम लोग। मान लीजिए पिस्टन यहां पर है, ताप बढ़ाने से, मान लीजिए अभी ताप मैंने नहीं बढ़ाया, सिलेंडर ऑन नहीं किया है, उससे पहले यहां पर जो है P1 T1, कोई प्रेशर दाब P1 है और ताप टेम्परेचर T1 है। जैसे मैं क्या करूंगा यहां पर बच्चों, गैस ये टेम्परेचर ऑन करूंगा तो यहां पर दाब भी क्या होगा? गैसेस का बढ़ेगा। किसका? गैस के मॉलिक्यूल का दाब बढ़ेगा इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ। ठीक है, पिस्टन पे ऊपर की तरफ दाब बढ़ेगा। अभी तो क्या है, ये आपस में टकरा रहे हैं, P1 दाब लग रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नीचे से गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ऊपर की तरफ भागेंगे, और ऊपर की तरफ भागेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पर जो है P2 T2 कुछ हो जाएगा।
ठीक है। ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से गैस के जो पार्टिकल अंदर रखे हुए हैं उनका दाब, प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब दाब ताप के समानुपाती है। कहां पर? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या लिया गया है? नियतांक, नियत आयतन पर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। ये जरूर आप ध्यान रखना, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि निश्चित मात्रा के लिए, गैस की निश्चित मात्रा के लिए। अब ये जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, ये जो समानुपाती का साइन हटेगा, तो यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, के, कांस्टेंट, नियतांक। और ये जो नियतांक है ये आयतन पर और गैस की निश्चित मात्रा पर निर्भर करेगा। यह नियतांक गैस के आयतन एवं गैस की मात्रा पर निर्भर करेगा, गैस की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब कि K will depend on volume of the gas and amount of gas and amount of gas। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड अमाउंट ऑफ द गैस। अब अगर मैंने यहां पर P1 T1 पर एक, मतलब T1 टेम्परेचर पर P1 लिया था, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ा, पिस्टन पर प्रेशर ज़्यादा लगा, तो इसमें एक इक्वेशन में बना सकता हूं क्या कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको इस इक्वेशन से निकालना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये था हमारा गेलुसाक का नियम। अब इस गेलुसाक के नियम में क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे? सबसे पहले तो हमें क्या देखने पड़ेंगे? इसके अंदर ग्राफ देखने पड़ेंगे, है ना। ग्राफ, आरेख हम लोगों को देखने पड़ेंगे कि ये ग्राफ किस तरीके के बन रहे हैं। ग्राफ, आरेख। देखो, मान लीजिए मैंने प्रेशर P बार में ले लो, एटमॉस्फेयर में ले लो, और टेम्परेचर T। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर कौन सा लेना हमें? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप पर। ठीक है, केल्विन में लेंगे, तो केल्विन में लेंगे तो ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से निकलेगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक समतापी, सॉरी समआयतनिक, समआयतनिक ग्राफ, आइसोकोरिक ग्राफ। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो बच्चों ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लेता हूं, यहां पर मैं अगर ये डिग्री सेल्सियस में लेता हूं, ये प्रेशर है यहां पर, तो आपका जो ग्राफ है परम ताप पर कहां पे जाके मिलेगा? ये मिलेगा पीछे की तरफ कहीं पे, जहां पर 0 केल्विन हो रहा होगा। सॉरी, ये कहीं पे यहां पे 0 केल्विन, मतलब कि -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस यहां पर हो रहा होगा, 0 केल्विन यहां पर हो रहा होगा, और यहां पर कहीं पे आके मिलेगा। ठीक है, ये आइसोकोरिक ग्राफ रहेगा आपका,
समआयतनिक। ध्यान रखना, सिर्फ इसी का ध्यान रखना आपको, टेम्परेचर का। यहां पर जो टेम्परेचर है वो समआयतनिक है, और टेम्परेचर जो है यहां पर परम ताप है। ग्राफ को समआयतनिक या आइसोकोरिक बोलेंगे, ठीक है। कौन सा? स्ट्रेट लाइन वाला। क्लियर? अब अगर मैंने ग्राफ कांस्टेंट बनाना है, मुझे इस ग्राफ को क्या करना है? कांस्टेंट बनाना। तो देखो कैसे बनेगा। मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है इस वाली इक्वेशन के लिए, p/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक के लिए, ठीक है। तो p/t का भागफल, दाब और ताप का भागफल, डिवाइडेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो ये एक तरीके से यहां पर कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट नियत होगा यहां पर, ठीक है। जैसे हम लोग पहले भी बना रहे थे, v/t में भी हम लोगों ने बनाया और p.v में भी हम लोगों ने बनाया। अब इसमें एक प्रश्न है, ग्राफ से रिलेटेड ही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि देखो, मान लीजिए मैंने यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर लिया है, ये केल्विन में लिया है मैंने, ये आप बार में ले लो, एटीएम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग आयतन के लिए मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4। और आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि V1, V2, V3, V4 में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। V1, V2, V3 एवं V4 में संबंध बताओ। मैं संबंध बताओ। तो इन संबंध को आप कैसे बताएंगे? आपको क्या करना है? किसी भी इसको या फिर इसको क्या करना है? कांस्टेंट लेना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कांस्टेंट ले लेता हूं यहां से, देखो ये ले लिया, ठीक है। और यहां पर कोई टेम्परेचर है T1, इस पॉइंट के लिए यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T2, इस पॉइंट के लिए यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T3 और इस पॉइंट के लिए यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा T4, ठीक है। अब अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो जीरो से इस तरफ, ये जीरो है, जीरो से इस तरफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पर है? T1 पर। तो T1 जो है सबसे बड़ा है, T2 से भी बड़ा है, T3 से भी बड़ा है और T4 से भी बड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है टेम्परेचर T1 और सबसे कम है टेम्परेचर T4। ये टेम्परेचर में रिलेशन आया। अब इस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष यहां पर देखो आप, इस T1 के लिए यहां पर जहां पर डॉट आया है, यहां पर आयतन कितना है? V1। इस T2 के लिए यहां पर जो आयतन है ये कितना है? V2। इस टेम्परेचर T3 के लिए यहां पर जो आयतन है, वॉल्यूम, वो कितना है? V3। और यहां पर कितना है? ये V4। तो T1 अगर बड़ा है तो V1 भी क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरीके से V2 भी बड़ा होगा V3 से, और V3 बड़ा होगा V4 से। तो इनके बीच में संबंध आएगा ये वाला। कैसे निकाला? किसी भी एक, दोनों में से किसी भी एक को क्या कर लो हम लोग? नियतांक कर लें, ठीक है। मतलब एक को कांस्टेंट कर ले, प्रेशर को या टेम्परेचर को। यहां पर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। प्रेशर को कांस्टेंट करने से इस पॉइंट पर, यहां पर जो टेम्परेचर है वो T1 है, इस पॉइंट पर यहां पर जो टेम्परेचर है T2 है, इस पॉइंट पर यहां पर टेम्परेचर T3 और इस पॉइंट पर यहां पर टेम्परेचर जो है T4 है। जीरो से इस तरफ देखोगे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा T1 का है, तो T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T3, फिर T4, T1, T2, T3, T4। अब इस टेम्परेचर T1 के लिए जहां से पॉइंट लिया गया था ये, उस पर जो आयतन है वो है V1। तो T1 बड़ा है तो V1 भी बड़ा होगा, T2 बड़ा है T3 से तो V2 भी V3 से बड़ा होगा। ये देखो इस तरफ यहां पर T2 इस T3 से बड़ा है। जीरो से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी सारी, ठीक है। तो यहां पर T2 ज्यादा है T3 से, T3 ज्यादा है T4 से। तो ये रिलेशन जो है आपको निकालने आने चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन चार्ल्स लॉ में भी किए हैं और बॉयल्स लॉ में भी लिखे हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ,
चार्ल्स नियम और बोयल्स लॉ, बोयल्स नियम का, दोनों के अंदर ये रिलेशन निकालने वाले क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इजी वे में हो जाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस आपके पास में है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर जो दिया हुआ है ऑफ द गैस वो आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर of the gas on the temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हिंदी में देख लो। प्रारंभिक दाब किसी भी गैस का वो दिया हुआ है 2 atm। ये atm क्या होता है बेटो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब। बताऊंगा कि देखो क्या होता है ये, एक बार क्वेश्चन लिख लूं मैं। एंड एवं तापमान, प्रारंभिक तापमान जो है वो आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। अंतिम दाब क्या होगा? अंतिम दाब क्या होगा यदि ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अंतिम दाब क्या होगा यदि ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब हमें यहां पर क्या देखना है? पहली बात तो कि जो ताप है, ये तापमान, ये है एब्सोल्यूट परम ताप, और परम ताप किस में निकाला जाता है? केल्विन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उत्तर लिखते वक्त, आंसर लिखते वक्त क्या करना है बच्चों? इसको परम ताप में बदलना है। परम ताप में प्रारंभिक तापमान, परम ताप में प्रारंभिक तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको मुझे क्या करना है? केल्विन में बदलना है। तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कल बताया था मैंने। तो यहां पर हो जाएगा 25 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो प्रारंभिक तापमान जो आपके पास में आएगा वो आएगा 298 केल्विन। अंतिम ताप, अंतिम तापमान भी आप इस तरीके से निकालेंगे। 30 के अंदर क्या जोड़ देंगे? प्लस 273, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हो जाएगा 3, 10 के 0 हासिल का 1, 503 केल्विन। नहीं, 503 कैसे हो जाएगा? 303 केल्विन, 303 केल्विन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन देखनी है। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। आपको अंतिम दाब निकालना है P2। P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन T1 इंटू T2। तो आपको P1 दिया हुआ है 2, T1 आपको दिया हुआ है 298 इंटू T2 आपका 303। इसको आप सोल्व कर लेना यहां पर, ये आपके पास में क्या आ जाएगा? अंतिम दाब P2 आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा? ATM में। क्लियर है? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर मैंने इनिशियल टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट किया है? केल्विन में कन्वर्ट किया है। लास्ट
टेम्परेचर को भी मैंने क्या किया है, केल्विन में कन्वर्ट किया है। तो इक्वेशन है सीधी सी, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P2 निकालना है, T2 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, P1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, तो इसका जो फाइनल प्रेशर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, इतना सा आपका होमवर्क है। क्लियर। अब दूसरी चीज यहां पर यह है कि मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ, डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ है। तो अगर आपको डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है तो दो तरह के रिलेशन होते हैं बच्चों, यहीं पे आप देख लो, है ना, अगला क्वेश्चन बाद में करेंगे। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध होता है, केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। इसको आप लगभग डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रिलेशन जो है संबंध वो आपका आता है डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में आपको संबंध निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये दो संबंध आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ये दो संबंध आपको ध्यान रखने हैं। डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है, लेकिन केल्विन और डिग्री फारेनहाइट में डायरेक्ट संबंध नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, पहले डिग्री सेल्सियस निकाल लेना, डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकाल लेना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी प्रश्न है कि 25 डिग्री फारेनहाइट को या फिर 25 डिग्री सेल्सियस को आप एक काम करो, इसको 298 कर लो। 298 केल्विन को डिग्री फारेनहाइट में बदलो। ठीक है, चेंज द 298 केल्विन इन डिग्री फारेनहाइट। कैसे करेंगे, केल्विन और डिग्री फारेनहाइट में डायरेक्ट संबंध नहीं है इनमें, तो क्या करेंगे, पहले डिग्री, ये केल्विन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। तो केल्विन आपको दिया हुआ है 298 माइनस ये हो जाएगा 278, तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें डिग्री फारेनहाइट में चेंज करना है। डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो आप कर लो इसको 9/5 इंटू 25 प्लस 32। ठीक है, 5 से कटेगा 5 बार, 9×5 = 45, 45 प्लस 32 कितना हुआ है, 7। मतलब ये हो जाएगा आपके पास 77 डिग्री फारेनहाइट, इस तरीके से। क्लियर, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, डिग्री सेंटीग्रेड हमने रख दिया 25, तो ये आपके पास में आया 77 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है, किसी भी केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो एक दूसरे में इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहीं पर अगर मैं आपको बोलता कि जैसे पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको डिग्री फारेनहाइट में अगर इसको निकालना है तो आप क्या करोगे, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 9009 18 प्लस 32 कितना हुआ, ये 2 11 212 डिग्री फारेनहाइट।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ताप को चेंज करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न ये है, एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड will show the same value। ठीक है, will show the same value मतलब कि किस तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एक समान मान देंगे। किस तापमान पर एक समान मान देंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कल करके लेके आना। किस तापमान पर दोनों स्केल एक जैसी वैल्यू शो करेंगे, एक जैसा मान दिखाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आपको कल करके लेके आना है। क्लियर? जब हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे तो आपके पास में ये क्वेश्चन की वैल्यू होनी चाहिए। हिंट ये है कि सब तापमान है ना, किसी के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सेम कर सकते हो। पहली बात तो डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन कौन सा है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, ये हिंट है बस। ठीक है, हिंट यहां पर यह है कि इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, क्लियर? तो कल फिर मिलते हैं, है ना। कल हम लोग अब आइडियल गैस इक्वेशन के साथ मिलेंगे, आदर्श गैस समीकरण के साथ। आदर्श गैस समीकरण इन 3 लॉ से मिलकर बनी है। कौन से 3 लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक लॉ। इन तीनों लॉ से मिलकर हमारी क्या बनी है? आदर्श गैस समीकरण बनी है, आइडियल गैस इक्वेशन बनी है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं बच्चों। कल तक के लिए आप ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए और हमारी जो एनसीईआरटी में है इन तीनों लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।